चलिए आगे चलते। अभी और एक क्वेश्चन आएगा आपका। देखिए, एंशियंट इंडिया की जो लीगल हिस्ट्री है इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में। और ये द हिंदू में भी आया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इससे रिलेटेड था। और इसी को लेके यूपीएससी ने डायरेक्टली एंशियंट इंडिया में जाके क्वेश्चन पूछा था, है? तो पहला लिखा है, जैसे मैंने बताया, एंशियंट लीगल हिस्ट्री जो है इंडिया की लीगल हिस्ट्री उसके बारे में पूछा है। मिताक्षरा वॉज अ सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दया भागा वॉज अ सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। पहला ही स्टेटमेंट देखने के बाद हमें पता चलेगा कि हमने इसको कभी पढ़ा ही नहीं है, है? क्योंकि द हिंदू हम पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, फिर भी ये शायद ऐसा इशू था जो हमसे मिस हुआ है या बाई चांस कभी पढ़ा भी होगा। अभी बिल्कुल याद नहीं आ रहा है क्या है मिताक्षर और क्या है दया भागा, है? फिर दूसरा, लेकिन फिर भी यूपीएससी जैसा मैंने बताया क्लूज देती रहती है। तो फिर यहाँ पे लिखा है मिताक्षरा वॉज अ सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दया भाग वॉज अ सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। ठीक है, एंशियंट इंडिया में सोशल डिस्क्रिमिनेशन था, कास्ट सिस्टम थी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता ही था, इनइक्वलिटी थी, कास्ट के हिसाब से पनिशमेंट्स अलग थी, प्रिविलेजेस अलग थे। तो कास्ट के हिसाब से लॉज भी चेंज होते होंगे, है? लगने के लिए तो फिर लगता है कि स्टेटमेंट सही सही भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है दया भागा अपर कास्ट का लॉ हो सकता है, मिताक्षरा लोअर कास्ट का लॉ हो सकता है? फिर भी पता ही नहीं है क्या है, पूरी तरीके से हम कंफ्यूज है, कैसे हम डिसाइड करें। फिर दूसरा स्टेटमेंट बोलता है मिताक्षरा सिस्टम जो है उसमें बेटे जो है वो फादर जिंदा होते हुए भी उनकी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले सकते हैं। मिताक्षरा क्या बोलता है, जो किसी पिता के बेटे हैं वो पिता जिंदा होने के बावजूद उनकी प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा मिताक्षरा लॉ में लिखा है। और दया भागा लॉ में लिखा है कि फादर के मरने के बाद ही बेटे जो है उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमें अभी पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है। उल्टा भी हो सकता है, मिताक्षरा में हो सकता है कि फादर मरने के बाद प्रॉपर्टी मिले, दया भागा में फादर जिंदा होते हुए भी प्रॉपर्टी मिल सकती है, पता ही नहीं है सही कौन सा है। तीसरा दिया है मिताक्षरा जो है वो प्रॉपर्टी के ऐसे मैटर्स जो है, जिसमें मेल मेंबर्स की बात आती है उसके साथ जुड़ी हुई है। और दया भाग जो है वो बेसिकली मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स की प्रॉपर्टी के साथ डील करती है? ऐसा इसमें लिखा हुआ है। फिर अभी हमें एक थोड़ा सा क्लू मिल गया कि दया भाग जो है मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स के प्रॉपर्टी की बात कर रही है। दया भाग जो है वो मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स की प्रॉपर्टी की बात कर रही है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, और डेफिनेटली मामला क्या है कि इंडिया में उस समय अगर देखते हैं तो मेल और फीमेल के बीच बहुत ही ज़्यादा आपका इनइक्वलिटी थी और डिस्क्रिमिनेशन था। और इतना बेसिक हमें पता है कि फीमेल्स को प्रॉपर्टी राइट मिलते ही नहीं थे, फीमेल्स को प्रॉपर्टी राइट्स ही मिलते नहीं थे। तो फिर तीसरा स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग है? तीसरा स्टेटमेंट क्या है, डेफिनेटली रॉन्ग है, क्योंकि इसमें फीमेल की भी प्रॉपर्टी राइट्स की बात की गई है ऐसा बोला गया है। तो वो अगर बात सही नहीं है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये रॉन्ग है तो एलिमिनेशन मेथड लाओ, सी और डी निकाल दो, है? सी और डी निकाल दो, क्योंकि अगर पता नहीं है फिर भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओवरऑल उस समय जिस टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया है उस टाइम की ओवरऑल एक बेसिक सोशल कंडीशन, एक बेसिक कल्चरल कंडीशन या ट्रेडिशन या लोगों का आउटलुक या माइंडसेट पता होगा तो भी आप अपने आप सही आंसर की तरफ आ सकते हो। अभी एक स्टेटमेंट की वजह से, एक वर्ड की वजह से, फीमेल के प्रॉपर्टी राइट्स की बात, इस वर्ड की वजह से हमने क्लियर कट तीसरे स्टेटमेंट को नकार दिया है और हमारे दो ऑप्शन चले गए। सिर्फ दो ऑप्शन में से हमको चुनना है, तो 50% हमें हमारे आंसर की तरफ आ चुके हैं। अब देखिए, अब क्या बोला गया है, जो हमने पहले दो स्टेटमेंट देखे कि मिताक्षरा सिर्फ अपर कास्ट के लिए है और दया भाग सिर्फ लोअर कास्ट के लिए है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। हिंदू लॉ बुक्स जो आए थे, है,
उसने अलग अलग कास्ट और क्लासेस के लिए आपकी लॉस की प्रोविजंस लाई थी, बट हर एक एक सेपरेट लॉ या लॉ बुक सिर्फ अपर कास्ट के लिए और एक सेपरेट लॉ बुक सिर्फ लोअर कास्ट के लिए ऐसा नहीं लाया गया था। एक ही लॉ बुक्स में अपर और लोअर सबकी बात की गई थी, है? और इसीलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। और ये रॉन्ग हो गया तो अपने आप ए भी निकल जाएगा और सही चुनाव हमारे पास है। अपने आप क्या है, सही चुनाव हमारे पास है। तो ज़्यादा नॉलेज ना होते हुए भी हम सही चुनाव की तरफ आ गए। बी या टू ओनली इज आंसर जो हमें मिलता है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है, लॉजिकल गेस इस्तेमाल करना है, उस समय की सोशियो कल्चरल कंडीशंस को ध्यान में रखना है। ठीक, जिस समय में या जिस परिस्थिति में ये क्वेश्चन पूछा गया है अपने आप सही चुनाव करोगे। आगे देखते हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस है, ठीक है, पर्सन है, और वो कौन थे, क्या वो पोएट थे, क्या वो स्कॉलर थे, क्या वो राइटर थे, वो पूछा गया है? फिर से फैक्चुअल क्वेश्चन है, कितना आएगा कितना नहीं पता नहीं है, फिर भी हम हमारे सही आंसर की तरफ आएंगे। कैसे देखते हैं। आर्य देव ये जैन स्कॉलर थे, ऐसा बोला गया है। दिगनाग बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ऐसा बोला गया है। नाथ मुनि एक वैष्णव स्कॉलर है, ये बोला गया है। और इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच है। अभी देखिए, पिछली बार भी मैंने बताया था जैनिज्म बुद्धिज्म क्या करते हैं कि पाली और प्राकृत का इस्तेमाल करते हैं, और धीरे धीरे दोनों ही संस्कृत की तरफ आए थे। धीरे धीरे दोनों ही क्या है, संस्कृत की तरफ आए थे। लेकिन जैनिज्म जो है हिंदुइज्म से क्लोज होने की वजह से संस्कृत का इन्फ्लुएंस जैनिज्म में ज़्यादा दिखता है। संस्कृत का इन्फ्लुएंस क्या है, जैनिज्म में ज़्यादा है। और इस वजह से क्या है, चाहे पर्सन का नाम हो या किसी टेक्स्ट का नाम हो, संस्कृत से क्लोज मिलते जुलते नाम जैनिज्म में आपको मिलते हैं, बुद्धिज्म में वो नाम कम है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो नाम थोड़ा सा आर्य देव, तो कहीं ना कहीं वैदिक कल्चर या संस्कृत से जुड़ाव इसका दिखता है। और आगे क्या लिखा है, जैन स्कॉलर। आगे क्या है, जैन स्कॉलर। और जैसे मैंने बताया जैनिज्म तो हिंदुइज्म का कजिन है, तो आधा हिंदुइज्म ही है। ठीक, हिंदुइज्म की फिलोसफी को अपोज करने के बावजूद बहुत सारे हिंदुइज्म के फीचर्स का इन्फ्लुएंस चाहे वो सोशल हो या कल्चरल हो उसके ऊपर मिलता है। तो नाम में भी दिखता है आपको आर्यदेव और जैन स्कॉलर। ये फिर हम सही ले सकते हैं रिस्क लेके, हमें पता नहीं हम इस लॉजिक से जा रहे हैं और हम रिस्क लेके उसके ऊपर आ रहे हैं। दूसरा लिखा है दिग्नाग बुद्धिस्ट स्कॉलर। दिग्नाग एक बुद्धिस्ट स्कॉलर का नाम है, और नाम लेने के बाद जब हम हमारे कानों में जाएगा तभी पता चलेगा कि ये नाम वैदिक कल्चर या संस्कृत के क्लोज नहीं है। भले ही बुद्धिज्म बाद में संस्कृत लैंग्वेज इस्तेमाल करने लगा, पर फिर भी वैदिक कल्चर या संस्कृत से ये क्लोज नाम लग नहीं रहा है। ये ट्रेडिशनल बुद्धिज्म या पाली लैंग्वेज का ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो इसको भी हम सही मानते हैं। दिग्नाग एक हमारे क्या है, बुद्धिस्ट स्कॉलर है। और फिर जाहिर सी बात है तीसरा नाम हमारा दिया है नाथ मुनि है। तीसरा नाम क्या दिया है हमारा, नाथ मुनि। नाथ मुनि क्या है, वैष्णव स्कॉलर दिया है। हम्म, इनके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, बट फिर भी क्या है कि जो भी भक्ति मूवमेंट हमने पढ़ी है उसमें ऐसा कोई वैष्णव स्कॉलर हमें मिलता नहीं है कि जिसका नाम नाथ मुनि है। हमने रामानुज आचार्य पढ़ा है, हमने वल्लभाचार्य पढ़ा है, माधवाचार्य पढ़ा है, निम्बारक आचार्य पढ़ा है, पर नाथ मुनि नहीं पढ़ा है। तो फिर इसको थोड़ा सा रिस्क लेके हटा सकते हैं और इन दोनों को ही ले सकते हैं। और फिर हमें सी आंसर मिलेगा, टू पेयर्स आर मार्क करेक्टली। ठीक है, नन ऑफ द अबव निकल जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो निकल जाएगा। ओनली वन पेयर, ये भी निकल जाएगा। ऑल थ्री पेयर्स बेसिकली, ये भी निकल जाएगा, क्योंकि नाथ मुनि हमें क्लियरली दिखता है वैष्णवाइट से जुड़े नहीं है, वो शैविज्म से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, शैविज्म से जुड़े हैं। और भक्ति मूवमेंट में हमने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होता है कि कौन सा वैष्णवाइट सेंट है और कौन सा शैवाइट सेंट है। और इसकी वजह से क्या है कि हमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दो ही पेयर सही है, और आराम से हम लॉजिकली फिर से ज़्यादा पता नहीं होने के बावजूद
हमारे सही चुनाव की तरफ आ ही चुके हैं। हमारे क्या है, सही चुनाव की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से पेयर्स दिए हुए और डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पेयर दिया हुआ है और क्या है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और हमें क्या है बेसिकली करेक्ट पेयर फिर से चुनना है? पहला क्या है, एरी पट्टी है। ये टैक्सेशन के टर्म से मैं बार बार अपने क्लास में बताता हूँ कि एंशियंट मेडिवल से क्वेश्चंस कहाँ आते हैं। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इरिगेशन टैक्स, ये चीजें होती है, या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। उस समय उन उन चीजों को क्या क्या बोलते थे, वहां से क्वेश्चंस हमारे आते हैं। ये देखिए, एरी पट्टी लैंड ऐसी लैंड है जिसका रेवेन्यू जो है वो विलेज टैंक के काम के लिए या मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी अभी मैंने बताया इरिगेशन टैक्स, मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। विलेज टैंक मतलब इरिगेशन, इरिगेशन। ठीक है, तो एरी पट्टी ये इरिगेशन से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा हम ध्यान में लेके बेसिकली इसको सही मार्क करेंगे। ओके, तानियूर्स, villages donated to a single brahmin or a group of brahmins। ब्राह्मण्स को बहुत सारा लैंड वगैरह मिलता था एंशियंट टाइम्स में। ठीक है, विलेजेस वगैरह पर मिलते थे, बट कोई एक विलेज जो एक ब्राह्मण को दिया गया है या ग्रुप ऑफ ब्राह्मण को दिया गया है, उनको तानियूर्स बोलते थे। ऐसा कभी पढ़ने में आता नहीं है। ब्राह्मण्स को जो ग्रांट्स मिलती थी उसको ब्रह्मदेय या अग्रहरा कहते थे। ठीक है, ब्रह्मदेय या अग्रहरा कहते थे। तो तानी और ये वर्ड तो बिल्कुल जमता नहीं है? और ये टर्म्स साउथ इंडिया में भी इस्तेमाल किए गए हैं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया के टर्म्स नहीं है। इनफैक्ट डेक्कन एंड साउथ इंडिया में ही ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया गया है। तो जाहिर सी बात है, फिर आपका ब्रह्मदेय और अग्रहरा है, और एक लैंड ग्रांट आती है जो टेम्पल को दी जाती है या ब्राह्मण प्रीस्ट को दी जाती है, देवदाना ग्रांट। कि जो भगवान से जुड़े हुए थे, तो भगवान के लिए जो ग्रांट होती है लैंड की, तो उसको बोलते हैं देवदाना। तो तानीर तो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। इसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारा ए और सी चला जाएगा। अभी बी और सी में से चुनना है। घटिका है, कॉलेजेस अटैच विद टेम्पल्स। जो कॉलेज टेम्पल के साथ अटैच थे एंड रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, उनको घटिका बोलते हैं। और ये भी सही है। तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारा 1 और 3 सही है, तो बी भी निकल जाएगा और सही चुनाव हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही चुनाव क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे बेसिकली क्वेश्चंस आपको आएंगे कौन से एरिया से, ये अभी पता चलेगा, और उसको हम फिर कैसे टैकल कर सकते हैं, ये सारी चीजें। आइए आगे आते हैं। फिर से लिटरेचर के बारे में है? और ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर में ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तभी इसे फिर से करने की जरूरत नहीं है। ये आर्ट एंड कल्चर में हो चुका है क्वेश्चन। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों रखा गया है, क्योंकि वो आर्ट एंड कल्चर में भी पूछा जा सकता है और गया है, और वो एंशियंट इंडिया का भी क्वेश्चन है। और इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि एंशियंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर कोई अलग नहीं है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आपको दोनों बार देखेगा क्वेश्चन, आपको सेम क्वेश्चन दोनों तरफ आया हुआ है। तो क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर की तरफ से भी हो सकता है, क्वेश्चन एंशियंट की तरफ से भी पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं। और एक पूछा गया है, ठीक है। फिर अभी एक पूछा है कि एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री की अगर बात करेंगे, तो दो हमारे बेसिकली कुछ लोगों के नाम दिए हैं। भवभूति, हस्ती मल्ल, ठीक है, और क्षेमेश्वरा। भवभूति, हस्ती मल्ल और क्षेमेश्वरा, इनके नाम दिए गए। फिर से फैक्चुअल चीजें हैं, नाम ऐसे अलग अलग आ गए। अभी कौन है हमें क्या पता है। एक ऑप्शन बोलता है जैन मॉन्क से, दूसरा ऑप्शन बोलता है प्लेराइट से, तीसरा बोलता है टेम्पल आर्किटेक्ट से, चौथा बोलता है फिलोसोफर से। फिर भी नाम और ऑप्शन और ओवरऑल क्वेश्चन जो पूछा गया है, उसको देख के इतना तो पता चल रहा है कि ये टेम्पल आर्किटेक्ट वगैरह
इनके नाम नहीं है। हम टेम्पल बहुत पढ़ते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल्स पढ़ते हैं, बट इस टेम्पल को इस आर्किटेक्ट ने बनाया ऐसा कभी नहीं आता है। किसी एक रूलर का नाम आता है कि इस रूलर के अंडर ये टेम्पल बना था, बट आर्किटेक्ट टेम्पल, इस टेम्पल का आर्किटेक्ट ये था, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है? और इसलिए सेफ्टी इस ऑप्शन को निकाल सकते हैं। और 3 नाम सिर्फ टेम्पल आर्किटेक्ट के, ये तो शायद एंशियंट हिस्ट्री और कल्चर में हमने पढ़ा ही नहीं है, तो सेफली हमारे नॉलेज के ऊपर भी कुछ विश्वास रखना है हमको, है? और उसको ध्यान में रखते हुए क्या है, सी को एलिमिनेट कर सकते हैं, सी को आराम से क्या है एलिमिनेट कर सकते हैं, और हमने किया। फिर मैंने बताया जैन मॉन्क्स को अगर लॉजिकली देखना है तो जैन मॉन्क्स जो है उनके नाम है, उनके नाम ऐसे आपको नॉर्मली दिखेंगे कि जो बेसिकली खास करके हिंदुइज्म के वेरी क्लोज है, हिंदुइज्म क्या है बहुत ही क्लोज है। तो इसमें क्षेमेश्वरा ऐसा नाम है कि जो जैन मॉन्क को लागू हो सकता है। क्षेमेश्वरा ऐसा एक नाम है कि जो जैन मॉन्क्स को लागू हो सकता है। पर ये भवभूति और हस्ती मल्ला है, भवभूति और हस्ती मल्ला ये ऐसे नाम है कि कहीं ना कहीं ये जैनिज्म से कभी जुड़े हुए दिखते नहीं है। जितना भी जैनिज्म का हमें पता है या जैनिज्म के बारे में जो भी नाम हमने सुने हैं, भवभूति और हस्ती मल्ला ये नाम कभी जैनिज्म से जुड़े हुए हैं ऐसा दिखता नहीं है। इसको हटा देंगे, एलिमिनेट करेंगे। फिर हाँ ये तो हो सकता है फिलोसोफर हो सकते हैं, ये ऐसे अलग अलग लोग हैं कि फिलोसोफर हो सकते हैं। पर फिलोसोफर का मतलब क्या है, एक तो वैदिक फिलोसफी, एक तो जैन फिलोसफी, एक हिंदू फिलोसफी और या बुद्धिस्ट फिलोसफी, और हमें थोड़े बहुत नाम सबके पता है। और ऐसा कोई मेजर फिलोसोफर नहीं है जिसका नाम भवभूति था, ऐसा कोई भी मेजर फिलोसोफर नहीं है किसी भी एरा में जिसका नाम हस्ती मल्ला है, और ऐसा भी कोई मेजर फिलोसोफर नहीं है जिसका नाम क्षेमेश्वर है। तो फिर फिलोसोफर्स को भी हटा देंगे, फिर हमारे पास बचेगा प्ले राइट्स, फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचेगा प्ले राइट्स। और डेफिनेटली ये तीनों ही एक समय के प्ले राइट्स थे, मतलब अर्ली मेडिवल इंडिया की बात करेंगे, लेट एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया, उस समय के ये प्ले राइट्स है। ठीक, तो उस समय के ये क्या है प्ले राइट्स आपको दिखेंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। तो बिल्कुल भी जीरो नॉलेज होने के बावजूद, बिल्कुल भी फैक्चुअल क्वेश्चन होने के बावजूद, या हमने ना पढ़ने के बावजूद हम धीरे धीरे लॉजिकली ऑप्शन के बहुत क्लोज आ गए, और अल्टीमेटली सही ऑप्शन को हमने चुन ही लिया। अल्टीमेटली क्या है, सही ऑप्शन को हमने क्या है चुन लिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा तरीका होता है जिस तरीके से हम खास करके ऑप्शन की तरफ आएंगे।